हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में बोगी कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था, जो कैल्सिनेशन के बाद प्राप्त होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो वो बोगी कंपाउंड होते हैं और उनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ के खत्म कर लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम कुछ शब्दावलियां समझेंगे जो बार बार इस्तेमाल की जाएंगी और की जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनका मतलब क्या होता है, तो उनको इस वीडियो में समझेंगे। और रिएक्शन जो है C3H का और C2H का जो रिएक्शन है, C3A, C4AF, ये सब, इन सब का रिएक्शन कब स्टार्ट होता है और कितना टाइम तक होता है, ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो सीमेंट का पहला क्या है कि जो सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन होता है उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। ये मैं कई वीडियो से बताते आ रहा हूँ, कई बार मैंने बताया है कि जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सीमेंट का पानी के साथ रिएक्शन को हाइड्रेशन कहते हैं। अगर रिएक्शन जो है आयनों के रूप में हो रहा है, रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि जो वाटर है वो वाटर H+ आयन में टूट जा रहा है और OH- आयन में, तो अगर ये टूट करके और तब रिएक्शन हो रहा है तब हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कहेंगे। फिर अगला क्या है कि सीमेंट की क्रिया करने की दर को रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो सिंपल, अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हम उसे हाइड्रेशन कहेंगे, लेकिन क्रिया करने की दर, ठीक है, अगर रेट यहाँ पे दर बोल रहा है यानी कि समय से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्रिया करने की दर, जो मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, मान लीजिए C3A है और यहाँ पे C4AF है, ठीक है ना। ये हमने देखा था बोगी कंपाउंड में, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है और ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, ठीक है। तो अब ये वाटर के साथ रिएक्शन कितनी तेजी से कर रहा है, ठीक है, वाटर जो है, वाटर के साथ रिएक्शन इसका कितनी तेजी से हो रहा है, तो इसका मतलब यही है रेट ऑफ हाइड्रेशन, कितनी तेजी से हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि वाटर के साथ सीमेंट की क्रिया करने की जो दर होती है उसे रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। कितनी तेजी से रिएक्शन हो रहा है या कितने धीरे रिएक्शन हो रहा है, इस चीज को रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। फिर क्या है, सीमेंट की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक कोई भी रिएक्शन वो होती है कि अगर वो रिएक्शन करे, उसमें रिएक्शन हो रहा है और हीट जनरेट हो रही है, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है कि जब तक हम वहां पे उसको उष्मा नहीं देंगे, यानी कि जब तक हम उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक जो है रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने चूना पढ़ा था, लाइम, उसमें भी देखा था कि जो लाइम है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से हीट जनरेट होती है। तो वैसे ही सीमेंट वाटर से रिएक्शन करेगा तो उष्मा निकलेगी, तो उसे ही हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, हाइड्रेशन के दौरान उत्पन्न उष्मा को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन के दौरान उत्पन्न उष्मा को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन मतलब कि सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के दौरान जो उष्मा निकलेगी उसे हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगला क्या है कि उष्मा उत्पन्न होने की दर को रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। तो रिएक्शन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे C3A का H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे उष्मा निकलेगी, हीट निकलेगा, तो उसे हमने तो कह दिया हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन कर रहा है तो इसमें उष्मा कितनी तेजी से निकल रही है, मतलब उष्मा कितनी जल्दी जल्दी निकल रही है या कितना स्लो निकल रही है। तो इसको जब हम टाइम से रिलेट कर देते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी उष्मा निकल रही है या कितना धीरे धीरे उष्मा निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है।
तो इसी चीज को बोलते हैं रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखिए सेटिंग क्या होता है। सेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को छोड़कर ठोस अवस्था में बदलने लगता है। तो सेटिंग में क्या होता है कि सीमेंट को जब हम मसाला बना लेते हैं या कंक्रीट बना लेते हैं तो गीली अवस्था में रहता है, और हम जहां पे उसको लगाना हो उस वहां पे लगा देते हैं तो वो तो शुरू में गीला ही अवस्था में रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, ठोस होने लगता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो वो गीली अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसी को जब वो गीली अवस्था में है तो उसे हम प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और सुन लीजिए। अगर वो गीली अवस्था में है तो वो प्लास्टिक स्टेट में है। गीली अवस्था में रहेगा तो हम जिस आकार में चाहे उस आकार में हम ढाल सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कोई भी चीज गीली अवस्था में हो, चाहे हम लोग आटा गूंथ के रोटी पकाते हैं, वो आटा भी क्या होता है, एक प्लास्टिक स्टेट में होता है, तभी तो हम उसको रोटी बेल के पतला पतला रोटी बना देते हैं यार। चाहे जो भी हो वो गीली अवस्था में हो, हम उसे अपने अनुसार किसी भी शेप में अगर ढाल ले रहे हो आसानी से बिना ज्यादा जोर लगाए, तो वो क्या है, हमारे लिए प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको कि सेटिंग क्या होता है। सेटिंग होने की दर को रेट ऑफ सेटिंग कहते हैं। अब ये भी है कि हमने मसाले को जहां पे लगाना था वहां लगा दिया, अब वो कितनी जल्दी जल्दी सेट हो रहा है, सेट होना मतलब कि वो ठोस हो रहा है। तो अगर उसका क्या हो गया, समय के साथ हमने उसको जोड़ दिया कि कितनी तेजी से सेट हो रहा है या कितने धीरे धीरे सेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ सेटिंग। ठीक है, कितनी जल्दी से सेट हो रहा है, कितने धीरे धीरे सेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ सेटिंग। अब क्या होता है, जब वो सेटिंग हो जाती है तो सेटिंग के बाद क्या होता है, सीमेंट के स्ट्रेंथ गेन करने को हार्डनिंग कहते हैं। तो हमने बताया है कई बार कि जब सीमेंट को वहां पे लगा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। पहले धीरे धीरे क्या होगा, वो ठोस होगा। अब ठोस हो जाएगा तो अब हम उस पे चाहे कि लोड लगा दें तो वो लोड नहीं ले सकता, वो तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, तुरंत क्या होगा, वो क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा, उसमें अभी लोड सहने की क्षमता नहीं आई है। तो जब वो सेट हो जाता है, मतलब ठोस हो जाता है, तब क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है, मतलब कि धीरे धीरे उसमें लोड सहने की क्षमता आती है। तो जब लोड सहने की क्षमता आने लगती है तो इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि हम हार्डनिंग हो रहा है उसमें। ठीक है, अब हार्ड होने की दर को रेट ऑफ हार्डनिंग कहते हैं। तो सेट हो गया और सेट होने के बाद से वो स्ट्रेंथ ग्रहण कर रहा है, उसमें लोड सहने की क्षमता आ रही है। तो अब वो लोड सहने की क्षमता कितनी तेजी से आ रही है या कितने धीमे धीमे आ रही है, इस चीज को हम कहते हैं रेट ऑफ हार्डनिंग। वो कितनी जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ ग्रहण कर रहा है, स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता आ रही है या कितने धीरे धीरे आ रही है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ हार्डनिंग। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सीमेंट में पानी मिलाने पर सबसे पहले C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्रिया शुरू होती है। इसके बाद C4AF की क्रिया शुरू होती है। तो सीमेंट में जो 4 बोगी कंपाउंड बने हैं उनमें से जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, हम जब सीमेंट में वाटर मिला देते हैं तो सबसे पहले वही रिएक्शन करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और फिर दूसरे नंबर पे ये आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है ना, C4AF। तो दूसरे नंबर पे ये रिएक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये दोनों सबसे पहले रिएक्शन करते हैं। तो देखिए 10 घंटे में इनकी क्रिया लगभग 80 से 90% तक कंप्लीट हो जाती है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है उनका 10 घंटे में, जो 10 घंटे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम कितना लेते हैं, 10 घंटे ना, हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम लेते हैं 10 घंटा।
तो 10 घंटे में इनका जो रिएक्शन है वो 80 से 90% तक कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि 80 से 90% जो इनके कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर चुके होते हैं। ठीक है, 80 से 90% तक जब ये इनकी रिएक्शन फाइनल सेटिंग टाइम तक इनकी उतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी रहती है। उसके बाद क्या होता है कि C3S जो पहला कंपाउंड हमने लिखा था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी क्रिया क्या होती है कि तेज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले C3A और C4AF क्रिया करते हैं, फिर 10 घंटे में इनकी 80 से 90% रिएक्शन हो जाती है। फिर इसके बाद जो है C3S की क्रिया शुरू होती है, तेज होती है। ठीक है ना, फास्ट होती है और इसकी क्रिया जो है 80 से 90% तक 28 दिनों में ग्रहण करता है ये। तो मैं मुख्य रूप से जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगली स्ट्रेंथ मतलब कि शुरुआती दौर में एक आध महीने में जो स्ट्रेंथ आती है वो C3S के कारण ये स्ट्रेंथ आता है, लोड सहने की क्षमता आती है कंक्रीट में, और ये 28 दिन में 80 से 90% तक रिएक्शन कर लेता है। 80 से 90% तक जो है 28 दिन में स्ट्रेंथ, जितना भी उसका स्ट्रेंथ सहने की क्षमता होगी वो 28 दिन में 80 से 90% तक उसका 80 से 90% तक जो है लोड सह सकता है ये। तो 28 दिन में 80 से 90% तक C3S की क्रिया कंप्लीट हो गई। अब फिर इसके बाद क्या होता है, 28 दिन के बाद जो है जो C2S होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसकी क्रिया तेज होती है। ठीक है, तो 28 दिन बाद जो है C2S की क्रिया जो है तेज हो जाती है। और फिर इसके बाद से क्या होता है, 1 साल बाद जो है इन दोनों का जो स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता है वो एक बराबर हो जाती है। 1 साल बाद तो स्ट्रेंथ जो है एक बराबर ये प्रदान करने लगते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे था। सबसे पहले जब हमने सीमेंट में वाटर मिलाया तो सबसे पहले C3A रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद से C4AF रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये दोनों सेट करते हैं। ठीक है, हम जो सीमेंट गीला है उसको ठोस बना देंगे, तो सबसे पहले यही रिएक्शन करना चाहिए। फिर 10 घंटे बाद क्या होगा कि ये C3S है, ये अपना रिएक्शन शुरू करेगा, फास्ट करेगा थोड़ा। तो 28 दिन में क्या होगा, 80 से 90% जितना जो कंक्रीट है उसकी लोड सहने की जितना लोड सहने की क्षमता है, मान लीजिए कि वो 100 kg का लोड जो है ले सकता है, तो 28 दिन बाद जो है वो 90 किलो या 80 किलो का लोड हम उस पर लगा सकते हैं, इतनी क्षमता उसमें आ जाती है। अब फिर 28 दिन के बाद क्या होता है कि ये डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये अपना रिएक्शन शुरू करता है और 28 दिन बाद इसकी रिएक्शन फास्ट होती है और ये 1 साल तक चलती रहती है। तो अब ये 1 साल बाद क्या होता है कि इन दोनों का जो ग्राफ होता है वो लगभग सिमिलर हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 1 साल बाद जो है ये दोनों जो है सेम स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। जो कंक्रीट हम लोग घरों में मसाला यूज करते हैं या कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ढलाई के लिए या कॉलम बनाने के लिए, तो वो लगभग 3 साल तक स्ट्रेंथ ग्रहण करता है। 3 साल तक वो उसमें लोड सहने की क्षमता आती रहती है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, क्या बोला जाता है, और जो बोगी कंपाउंड है उनमें सबसे पहले कौन रिएक्शन करता है, कौन बाद में रिएक्शन करता है, इसके बारे में हमने